डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले ईवीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने सेलेक्ट किया है वो सभी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपके तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लें ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है। क्या बताना है हमें, फोटोकॉपी मशीन में जो गैस उत्पादित होती है उसका नाम बताना है। ठीक है, और आपके सामने ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, आर्गन। जल्दी से बताएंगे आप लोग कि फोटोकॉपी मशीन में से कौन सी गैस उत्पादित होती है। देखिए जितने लोग भी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 वो बिल्कुल करेक्ट है, ओजोन। फोटोकॉपी मशीन से कौन सी गैस उत्पादित होती है, ओजोन गैस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और मैं बता दूं ये सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं नोट करेंगे या फिर ध्यान से देखेंगे। आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओजोन। ओजोन गैस उत्पादित होती है, ठीक है, फोटोकॉपी मशीन में। आगे क्वेश्चन नंबर 2, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। किसकी बात की जा रही है, विश्व वन्य जीव की बात की जा रही है। इस कोष में के द्वारा कौन सा ऐसा पशु है जिसको प्रतीक के रूप में लिया गया है। क्या वो भालू है, जिराफ है, हाथी है, पांडा है। बताएंगे कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए विश्व वन्य जीव कोष द्वारा जो प्रतीक के रूप में पशु लिया गया है वो है पांडा। पांडा आप याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पांडा को विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया है। ठीक है, कुछ अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा पर घबराइएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा आपसे। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। किसकी बात की जा रही है, टाइगर राज्य की बात की जा रही है। क्या वो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसे टाइगर राज्य के रूप में से जानते हैं। देखिए अगर टाइगर राज्य की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को जानते हैं टाइगर राज्य के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो मैं बताऊंगी नहीं आपको कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है। जो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष है वो कहाँ पर स्थित है उसकी बात की जा रही है। क्या वो न्यूयॉर्क में स्थित है, स्विट्जरलैंड में, न्यू दिल्ली में, नैरोबी में। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष है वो स्थित है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है। फल वृक्ष की बात की जा रही है, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है किशमिश, खजूर, पपीता, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष है वो है खजूर। खजूर है, ठीक है, ये बहुत पहले से ही उगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा। प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का, बताएंगे आप लोग। क्या ग्लेशियर बढ़ने लगेंगे या फिर ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, पृथ्वी अत्यधिक तप्त हो जाएगी या फिर दूसरा तीसरा दोनों। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होगा बताएंगे आप लोग। देखिए अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रत्यक्ष परिणाम की यहाँ पर बात की जा रही है वो होगा ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, पृथ्वी अत्यधिक तप्त हो जाएगी। ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और 3, ये दोनों ही करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर ग्रीन हाउस का प्रत्यक्ष प्रभाव पूछा जाए, परिणाम पूछा जाए, तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, पृथ्वी अत्यधिक तप्त हो जाएगी, यही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं। जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह है वह कहाँ स्थापित होते हैं। क्या वो अंतः वायुमंडल में, बाह्य वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में। किसकी बात की जा रही है, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह की। ठीक है,
देखिए जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह है वो स्थापित होते हैं बाह्य वायुमंडल में। बाह्य वायुमंडल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स कहाँ पर स्थित है? जो एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स है वो कहाँ पर स्थित है? क्या वो अमेरिका में है, जापान में है, भारत में है, कन्या में है? बताएंगे कहाँ पर स्थित है। देखिए जो एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स है वो स्थित है अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? वानिकी दिवस की बात की जा रही है, विश्व वानिकी दिवस। क्या वो 22 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को? बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 वो बिल्कुल करेक्ट है, 21 मार्च को। याद रखिएगा विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन क्रेडिट क्या है? जो कार्बन क्रेडिट है वो क्या है? क्या वो यह कार्बन उत्सर्जन की अनुमति दी और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर है, या फिर यह प्रदूषण को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी जाने वाली ऋण राशि है, या फिर यह ऋण गरीबों को अत्यधिक स्टोव खरीदने के लिए दिया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी? बताएंगे कार्बन क्रेडिट क्या है। देखिए जो कार्बन क्रेडिट है ना वो है यह कार्बन उत्सर्जन की अनुमति देता है और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट का अर्थ है ये। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसे। आगे क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्या है। ध्वनि प्रदूषण से समस्या क्या होती है उसको बताना यहाँ पर। क्या वो डायरिया है, कालरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, बहरापन है? बताएंगे अगर ध्वनि प्रदूषण होता है तो क्या होगा। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होगा तो देखिए ये होगा बहरापन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से बहरापन की समस्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का 29% हिस्सा ढका हुआ है। जो पृथ्वी का 29% हिस्सा है वो किससे ढका हुआ है? क्या वो स्थल से, हवा से, बादल से, जल से ढका हुआ है? बताएंगे आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी का जो 29% हिस्सा है वो किससे ढका हुआ है। देखिए याद रखिएगा जो पृथ्वी का 29% हिस्सा है वो ढका हुआ है हवा से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, हवा। आगे क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण के जैविक कारक हैं। किसकी बात की जा रही है? पर्यावरण के जैविक कारक की। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, उपरोक्त सभी। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पर्यावरण के जैविक कारक की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए पर्यावरण की अगर हम बात करें जैविक की तो वो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ये तीनों ही करेक्ट है, इसलिए उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पर्यावरण के जैविक कारक हैं। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ये तीनों ही। आगे क्वेश्चन नंबर 14, संक्रमिका के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इक्टोन की बात की जा रही है, संक्रमिका की। इसमें से बताना है कौन सा कथन उसके लिए सत्य है। क्या वो ये है यह दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु होता है, या फिर यह दो एक जैसी पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु होता है, या फिर यहाँ प्रजातियों का जनसंख्या बहुत कम होता है, या उपरोक्त सभी? बताएंगे क्या हो जाएगा संक्रमिका के संबंध में सही कथन। देखिए यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर 1 आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। यह दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु होता है, संक्रमिका, इक्टोन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? कार्बन मुक्त राज्य की बात की जा रही है और भी सब प्रथम। क्या वो उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है? बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कार्बन मुक्त राज्य बना है सबसे पहले, वो राज्य कौन सा है? देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ये ऐसा राज्य है जो भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना है। ठीक है,
देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 16, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? क्या वो नई दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, संघाई में है, अहमदाबाद में है? बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है वो स्थित है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में स्थित है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। आगे क्वेश्चन नंबर 17, सलीम अली कौन थे? जो सलीम अली थे वो कौन थे? क्या वो पशु वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, एक डॉक्टर थे या फिर एक मनोवैज्ञानिक थे? बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सलीम अली की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए अगर हम बात करें सलीम अली की तो वो थे पक्षी वैज्ञानिक। एक पक्षी वैज्ञानिक थे वो सलीम अली जी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल 500 किससे संबंधित है? जो ग्लोबल 500 है, 500 है, वो किससे संबंधित है? क्या वो वन्य जीव में दिया जाने वाला पुरस्कार केवल इससे संबंधित है, या फिर पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित दिया जाने वाला पुरस्कार है, या फिर मानवता के लिए पुरस्कार है, या फिर विज्ञान के लिए पुरस्कार है? बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो ग्लोबल 500 है वो किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 वो बिल्कुल करेक्ट है। पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित दिया जाने वाला पुरस्कार है ग्लोबल 500। ठीक है, याद रखिएगा ये एक प्रकार का पुरस्कार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? जो भारत में जैव विविधता अधिनियम था वो कब लागू किया गया? क्या वो 2005 में, 2006 में, 2002 में, 2004 में? बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो जैव विविधता अधिनियम था भारत में कब लागू किया गया था? देखिए जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 वो बिल्कुल करेक्ट है। 2002 में, 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू किया गया था भारत में, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता और खा जाता है? कीटभक्षी पौधा है ये, अब कीटों को दूर से ही आकर्षित करता है और फंसाता है और खा जाता है ना, यानी कि मांसाहारी पौधा है कोई। तो देखिए क्या वो कसकुटा अमरबेल पौधा है, या फिर सूरजमुखी का पौधा है, या फिर कैक्टस का पौधा है, या फिर घटपर्डी का है, घटपर्डी। देखिए जो वो ऐसा एक कीट है जो जाल में फंसाता है और कीड़ों मकोड़ों खा जाता है, तो वो मांसाहारी है। और मांसाहारी कीट भी पूछे तो याद रखिएगा घटपर्डी यही है वो जो जीवों को कीटों को खा जाता है ना, जाल में फंसाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। घटपर्णी पौधा ये मांसाहारी पौधा है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? सबसे बड़ा रेल मार्ग की बात की जा रही है, कौन सा है? क्या वो कश्मीर से बेंगलोर तक का है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का, मिजोरम से गुजरात तक का, महाराष्ट्र से मणिपुर? बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा रेल मार्ग पूछा गया है भारत का कौन सा है? देखिए अगर सबसे बड़ा रेल मार्ग की अगर हम बात करें तो वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी ये भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे अच्छा मौसम समय क्या होता है बिहार राज्य के लोगों के लिए, यही पूछा गया है यहाँ पर। तो क्या वो अक्टूबर से दिसंबर का माह, या फिर अप्रैल से सितंबर, मार्च से जून, जनवरी से मार्च? वो बताइए समय जब मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है। देखिए बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने का सबसे अच्छा समय, सर्वोत्तम समय होता है अक्टूबर से दिसंबर, ठंडी में अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? ये लक्षण दिए गए हैं उसका नाम बताना है कौन सा है। लक्षण आइए पढ़ लेते हैं। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर के दम तक दिखे नीला, नीला ही नीला सा। वाह भाई वाह, कितना अच्छा लक्षण है पक्षी का। अब आपको पहचानना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षण क्या है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, वाह, सिर के दम तक दिखे नीला ही नीला सा। तो पहचानिए कौन सा पक्षी है। क्या वो
खोरा है या फिर बीवर पक्षी है, मोर है, बसंत गौरी है। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसका जो दुम है सिर से दुम तक जो वो है वो पूरा एकदम नीला नीला दिखता है और उसकी दुम पर है पैसा, है ना, इसकी बात की जा रही है। तो याद रखिएगा ये लक्षण है मोर का। मोर नीला नीला होता है ना पूरा, ये लक्षण है मोर का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24। पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी हैं। पूर्व काल से ही उगाए जाने वाले फल सब्जी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो क्या वो आलू एवं टमाटर है, पत्ता गोभी एवं आम एवं केला है, मटर एवं केला है। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि पूर्व काल से ही भारत में उगाया जाने वाला फल और सब्जी है। देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 वो बिल्कुल करेक्ट है, आम एवं केला। आम एवं केला ये पूर्व काल से ही भारत में उगाया जाने वाला फल और सब्जी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है। जो पश्मीना शाल बनाई जाती है, बहुत ही फेमस शाल है ये, वो किस जानवर से मिलता है। बताइए पश्मीना शाल जिस ऊन से बनाया जाता है तो वो ऊन किस जानवर से मिलता है। क्या वो भेड़ से प्राप्त होता है, ऊँट से प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है या फिर एल्पेका से प्राप्त होता है। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पश्मीना ऊन की बात की जा रही है, बहुत ही अ, अगर बहुत अधिक ठंड पड़ रही है तो पश्मीना शाल बहुत ही रोकता है ना, बहुत अच्छी चीज़ होती है ये, बहुत अच्छा ही ऊन है। तो याद रखिएगा जो पश्मीना ऊन है वो बनाई जाती है बकरी से। आप भेड़ आंसर कर दिए होंगे हमको पता है, पर बकरी हो जाएगा पश्मीना ऊन, ठीक है, करेक्ट आंसर ये है। और मैं सच बता दूं तो ये कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है मुझे भी नहीं पता, है ना। अंदाजा लगा लीजिए कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता जरूर है यहाँ से। पश्मीना शाल किससे बनाया जाता है, जो ऊन होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ के लोग बनाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, जरूर पढ़ लीजिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बकरी। पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है, ठीक है। ये रहा टोटल 25 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था परीक्षा की दृष्टि से। मैं बार बार बताई हूँ, जरूर से आप सेव कर लीजिएगा, या और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी तो चैनल पर अभी के अभी जाइए और प्लेलिस्ट चेक करिएगा। सीटेट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं सभी को एक बार जरूर चेकआउट करिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी हो सके, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइमिंग बहुत ही कम बची हुई है। अब इस टाइम में हमें क्या करना है, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको ध्यान देना है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको, है ना। तो मैं बैक टू बैक सीरीज ला रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।